कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की और पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। और अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ रही थी तो कुछ टाइम से मैं इंग्लिश पेडागोजी की ही सीरीज़ करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लर्नर का यही रिक्वेस्ट था कि मैं इंग्लिश पेडागोजी पे एक सीरीज़ कंटिन्यू करूँ। तो मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट इंग्लिश पेडागोजी में जाके देखिए, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पोइट्री कैसे सॉल्व करनी, पैसेज कैसे सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के पोइट्री पैसेज सब कुछ मैंने सॉल्व करवाया, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जो कुछ भी, मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा रेलिवेंट है सीटेट एग्जाम से कि जितने भी प्रीवियस ईयर वगैरह के क्वेश्चन हैं वो सब मैंने कराए हैं। अब मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैराथन करवाइए। तो देखिए, मैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू के मैराथन आज लेकर आई हूँ आप सभी के रिक्वेस्ट पे। आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर 40 क्वेश्चन मैं अगर आपको समझाने लगूंगी। ये सारे वही टॉपिक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी तक। उनसे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती जाए। आप अपने एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रखेंगे, ये आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। तो इस तरह से ये जो आपकी वीडियो है आज की 40 क्वेश्चन की पीवाईक्यू का एक मैराथन ही है, मिनी मैराथन, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज से, क्योंकि आप सभी को पता है कि थ्योरी की क्लास में मैंने पहला ही लेसन लिया था लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन का, और लिंग्विस्टिक जो नॉर्म चॉर्म्स की उनके बारे में बताया था। तो हम देखेंगे कि किस तरह से 40 क्वेश्चन उन सब से रिलेट करते हुए है, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि समझाना है आपको तो मैं वहाँ समझाऊंगी, नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन्स। देखिए, लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, इसका क्या मतलब है। तो आपको पता है कि लैंग्वेज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है स्वच्छंद होना, मतलब कि जिसका कोई साइंटिफिक या लॉजिक रीजन नहीं होता, बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र है, कि उसका किसी चीज़ से कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर एक ग्लास को ग्लास बोला जा रहा है शुरू से, तो उसका नाम ही ग्लास पड़ गया है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इसका नाम क्या पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है। ग्लास का नाम ग्लास पड़ गया तो ग्लास हो गया। अगर उसी ग्लास को अगर पेंसिल बोल देते तो पेंसिल ही नाम चलता, ठीक है। तो इसलिए वो इस तरह तरीके से वो क्या है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। तो अगर लैंग्वेज आर्बिट्ररी है बोल रहा है, स्वच्छंद है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स का जो उसकी मीनिंग है उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं होता। उसका नाम जो पड़ गया वो पड़ गया, ठीक है। कोई उसके पीछे तार्किक वो लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इसका नाम ऐसा पड़ा या कोई रीजन हो। नेक्स्ट, बिग्स स्टैंड फॉर। तो बिग्स किसके लिए स्टैंड होता है, तो ये होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। मतलब आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका जो बेसिक कितना जो आपका स्किल होता है कम्युनिकेशन के लिए, उसे कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किस लिए है, मतलब क्या है, भाषा अर्जन होता क्या है। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था तो यही बताया था कि बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, डेलिब्रेट एफर्ट के आप जब लैंग्वेज को सीखते हैं वो आपका एक्विजिशन होता है। मतलब आपकी मातृभाषा, मदर टंग, वो आप जैसे ही बड़े होते हैं अपने घर में, जब आप बॉर्न होते हैं, बड़े होते हैं, अपने आप ही वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं, वो आप एक्वायर कर लेते हैं सुन सुन के, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट वैसा होता है, आप एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर ही सही है। लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट, मतलब आपकी जो चेतना है या आप जानबूझ के सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, वो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, ठीक। नेक्स्ट, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ। अब देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन दिया था, यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग दिया है। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है। लैंग्वेज लर्निंग मतलब आप किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उस भाषा में कम्युनिकेट कर सके, आप अपनी संप्रेषण को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो वो क्या है, एक स्किल है। एक्विजिशन तो नहीं है। एक्विजिशन में तो आप अपने आप अवचेतना जो होती है, सबकॉन्शियसली आप उसे एक्वायर करते हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। ये एक स्किल है, एक कौशल है। भाषा जो आप सीखते हैं वो एक कौशल है। क्यों सीखा जाता है भाषा, आप सभी को पता है, ताकि आप अच्छे से संप्रेषण कर सके अदर लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। रीडिंग स्किल को आप बहुत अच्छी तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट लिखी है, उसको आप पढ़ रहे हैं, तो उसके जो वर्ड्स हैं
उसका संदर्भ, मीनिंग से क्या संदर्भ है, उस पे आप फोकस करेंगे तो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप उसके उच्चारण, उसके मीनिंग और वो जो टेक्स्ट दिया है उसके संदर्भ में वो क्या कहा जा रहा है, इस पे आप फोकस करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल उतनी ही अच्छी होगी, आप समझ पाएंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बढ़ेगा। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम। मतलब जब छोटे बच्चे आते हैं अपनी मदर टंग या वर्नैक्युलर लैंग्वेज में बोलते हैं, तो क्लासरूम में इसका जो इफेक्ट है, इसका प्रभाव है, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक टाइम के बाद तो बच्चे को सेकंड या टारगेट लैंग्वेज सिखानी ही पड़ेगी, है ना। जब छोटे रहते प्री स्कॉलर रहते हैं तो आप उसके वर्नैक्युलर लैंग्वेज में बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको आप सिंपल ग्रेडेड मैनर में उनको बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे, और उस तरीके से सिंपल से आप उसको कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएंगे। पहले छोटे छोटे शब्द, सिंपल वर्ड से स्टार्ट करते हुए फिर थोड़ा डिफिकल्ट, उससे डिफिकल्ट, पहले एक वर्ड, फिर 2 वर्ड, फिर सेंटेंस बनाना, फिर उसके सिनोनिम एंटोनिम्स को इंट्रोड्यूस कराना। इस तरीके से आप सिंपल और ग्रेडेड मैनर में आप लेके जाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। ठीक, नेक्स्ट, अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। मतलब आपने कोई भाषा की क्लास ली, उसके एंड में आपने एक टेस्ट लिया ताकि आप ये जान सके कि इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है, कहाँ गलती कर रहे हैं बच्चे और क्या इम्प्रूव करना है। तो वो कौन सा टेस्ट होता है, तो रेमेडियल टीचिंग जो होती है ना, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद होती है। जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, मतलब बच्चे कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ उन्हें कमी आ रही सीखने में, तो किस तरह से उन्हें रेमेडी दी जा सके उनको इम्प्रूव कराने के लिए, तो ये होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है, एनी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिविटी और डिवाइसेज यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। लैंग्वेज क्लासरूम में जब आप एक्सरसाइजेज, एक्टिविटी या डिवाइस यूज करते हैं उनको सिखाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है। किसी चीज को करने का जो तरीका होता है उसकी ढेर सारी वैरायटी होती है, जिसमें आप अभ्यास करवाते हैं, एक्टिविटी क्रियाकलाप कराते हैं, या डिवाइस या टूल या टेक्निक टूल और डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम टेक्निक कहते हैं। और इसी टेक्निक को आप प्रैक्टिकल वे पे अप्लाई करते हैं, वो मेथड हो जाता है। सिलेबस आपको पता है, पाठ्यक्रम, अप्रोच पता है आपको, उपागम जो होता है ना, ये होता है, तो ये आपका टेक्निक हो जाएगा। नेक्स्ट, A student of class 4 is having some problem in writing. She may have. राइटिंग में जो प्रॉब्लम होती है आपको पता है वो ग्राफ से रिलेट करता है, तो वो हमारा डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि ग्राफ का मतलब ही राइटिंग होता है। राइटिंग में बच्चे को प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया है। ठीक, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, डिस्फेजिया यानी कि बोलने वगैरह में, और डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। ये भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। What is the following activity known as in vocabulary learning? Find word which can be befriend the word rain. Example, heavy rain. अच्छा, देखिए ऐसा बोल दिया गया है कि ऐसा वर्ड आपको फाइंड आउट करना है रेन से रिलेट करता हो, रेन का एक फ्रेंड की तरह रिलेट करता हो, कॉम्बिनेशन हो उसमें वर्ड का। तो इस वोकेबलरी लर्निंग को हम क्या कहते हैं। रेन बोल दिया है, इसका जो बिफ्रेंड मतलब इससे रिलेट करता हुआ वर्ड है हैवी रेन, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे वोकेबलरी लर्निंग को क्या कहते हैं, इसे हम वो कोलोकेशन कहते हैं। कोलोकेशन में क्या होता है ना, वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है बार बार रिपीट होता है, उसे हम कहते हैं कोलोकेशन। जैसे रेन है, हैवी रेन, अब ये कॉम्बिनेशन है, एक ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, तो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है और इसमें ये वर्ड अगेन रिपीट हुआ है, तो उसी को हम कोलोकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकेबलरी इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वे शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकेबलरी इन हर क्लासरूम। एक टीचर को अपने बच्चों को वोकेबलरी सिखानी है, ठीक है, वो उस वोकेबलरी को सिखाने के लिए इफेक्टिव वे, प्रभावशील तरीका क्या हो सकता है। तो क्या तरीका होगा, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी। जो वर्ड्स है उसको मीनिंगफुल जो कैटेगरी है उसमें उसको कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है और अपने रियल लाइफ पर्पज से उनको जोड़ के यूज करना है। तो देखिए जहां पर भी आप रियल लाइफ से आप कनेक्ट करते हुए उनको सिखाते हैं, यूज करने को बोलते हैं, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, उससे वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं क्योंकि वो अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ स्किल दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल। कह रहा है कि
एकेडमिक जो स्किल होती है सीखने से पहले, स्कूल वगैरह जाने से पहले, मतलब फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन, जब स्कूल जाते हैं तब फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन होता है, उससे पहले बच्चे को जो पहले से जो कुछ भी आता है उस सेट ऑफ स्किल को, उस कौशल को क्या कहा जाता है, तो वो इमर्जेंट लिटरेसी होती है। जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, नर्सरी, उससे पहले भी उसको बहुत सारी चीज़ें आती है ना, कम हियर, सिट, ये सब जब टीचर बोलते हैं ना तो उसको पहले से पता होता है। सिट हियर बोलेंगे ना तो जाके बैठेगा, कम इन साइड बोलेंगे या कम हियर बोलेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये फाउंडेशनल स्किल होती है, जो इमर्जेंट फाउंडेशनल लिटरेसी होती है, जो बेसिक होता है, उनमें जानकारी होती है, बेसिक लिटरेसी की जानकारी होती है, उसे हम इमर्जेंट लिटरेसी के नाम से जानते हैं। ठीक। एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर। एक्टिव वोकेबलरी क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, यूज्ड फ्रीक्वेंटली, जिसे हम बार बार यूज करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो एक्टिव वोकेबलरी होता है। नेक्स्ट, अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर। ऐसा तरीका जहां पर क्या है, वर्ड को, मतलब जब आप पढ़ते हैं तो वर्ड्स उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जब रीडिंग करना सिखाते हैं बच्चों को, फोनिक साउंड से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे वर्ड को बताते हैं कि इसे, फोनिक साउंड के बाद लेटर को बताएंगे, लेटर के बाद वर्ड फॉर्म करेंगे, वर्ड के बाद एक वर्ड, दो वर्ड, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्म करेंगे, फिर सेंटेंस में फॉर्म करेंगे, उसका ग्रामर जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको बताएंगे। तो ये क्या होता है, ये एक होल लैंग्वेज अप्रोच होता है, जिसमें आप साउंड से लेके छोटे वर्ड से लेके ग्रुप ऑफ वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर जो सिंटेक्स होता है, ग्रामेटिकल जो उनके जो सिंटेक्स होते हैं, वो सबको धीरे धीरे करके सिखाते हैं। वो होल लैंग्वेज अप्रोच होता है, यही चीज़ को ये पूछ रहा है। ठीक है। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट आर मेमोराइजिंग द डायलॉग थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ठीक है। भाषा की कक्षा में बच्चे डायलॉग को ड्रिल और प्रैक्टिस से क्या कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायलॉग बोल रहे हैं तो सुनने वाली बात आ गई, लिसनिंग की बात आ गई। अब उसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन की भी बात हो गई, तो भाई प्रोनाउंसिएशन भी है तो सुनने वाली बात है, बच्चे पहले सुन रहे होंगे ना प्रोनाउंसिएशन को। मिस्टेक इमीडिएटली, तो टीचर क्या कर रही है, उनके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रही है, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उसको तुरंत ही क्या कर रही है, करेक्ट कर रही है। दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग इन कोरस, मतलब बोल बोल के उसे कोरस में, कोरस मतलब ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। द टीचर इज फॉलोइंग, तो ये कौन सा मेथड है, तो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड होगा। ठीक है। नेचुरल डायरेक्ट और सीएलटी मेथड तो अलग होता है, ये भी एक मेथड्स होते हैं टीचिंग की, इसकी नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी। ये ऑडियो लिंगुअल इसलिए होगा कि पहले डायलॉग्स जो बोले जा रहे हैं उसको वो सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, इसलिए वो ड्रिल और प्रैक्टिस हो गई। ठीक है। उसके बाद उसको बोलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन, अगर मिस्टेक है तो टीचर उन लोग को सही करेक्ट करेगी और प्रैक्टिस करवाएगी, फिर से डायलॉग को बोलना ग्रुप में। तो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है आपका। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। एक नया चैप्टर अगर शुरू कर रही है टीचर क्लास में, उससे पहले उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो बहुत छोटी सी बात है, जब हम बीएड भी करते हैं ना तो यही बात बोला जाता है कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। कोई नया चैप्टर आप सिखा रहे हैं कि बच्चे को किसी चीज़ के, डेजर्ट के बारे में आप सिखा रहे हैं, डेजर्ट के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं, है ना, मरुस्थल, तो पहले ये बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स के बारे में, कितने लैंड फॉर्म्स होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, जहाँ पे सूखा जो लैंड फॉर्म्स होता है वो क्या होता है, जहाँ पानी नहीं होता वो मरुस्थल होता है। इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करते हुए उनको क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो ये होगा आपका रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ लर्नर। बच्चों को जो पूर्व ज्ञान है उसको रिलेट करते हुए नया चैप्टर शुरू करेंगे आप। ठीक है। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। 17, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग आर ऑफन सीन इन। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग जो है वो कहाँ देखा जाता है, तो मोनोलिंगुअल को तो नहीं आएगा कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग, डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया तो अलग हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे बाइलिंगुअल चिल्ड्रन की बात, बाइलिंगुअल होगा या मल्टीलिंगुअल भी दे सकता है यहाँ पर, बाइलिंगुअल की जगह। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको जब कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग पढ़ाया था मैंने यही कहा था कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ना कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का, उस व्यक्ति के बीच होता है जिसे एक से अधिक भाषा का ज्ञान होता है, 2 3 4 5, तो वो मल्टी में भी आ जाएगा, 2 से ज़्यादा तो मल्टी आ जाएगा। यहाँ पे बाइलिंगुअल बोला है, मल्टी नहीं बोला है, तो कम से कम बाइलिंगुअल होना चाहिए, 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई नीड टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने की आवश्यकता है, यार मुझे बहुत प्यास लग रही है, आई एम वेरी थर्स्टी। तो ये क्या हुआ, कोड मिक्सिंग ये कोड स्विचिंग हुआ। तो ये बायलिंगुअल है ना, पहले मैं हिंदी में बोल रही हूँ फिर इंग्लिश में बोल रही हूँ, या मैं अपने वर्नैक्युलर में बोल के मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, तो 2 लैंग्वेज का मुझे ज्ञान है। ठीक।
तो ये हो गया आपका बाइलिंगुअल चिल्ड्रन, आंसर सेकेंड नंबर, बी नंबर। नेक्स्ट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एम्स टू इवेल्युएट द, कंटिन्यूस मतलब CCE जो होता है, CCE, जिसकी डिटेल वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का। कंटिन्यूस यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जो कि करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है? तो ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करता है ना, ऑल एस्पेक्ट, सर्वांगीण विकास है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑल एस्पेक्ट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का जो ऑल एस्पेक्ट है उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है, विकास करना। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू डेवलप चाइल्ड वोकेबलरी एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में मतलब बच्चा जब बहुत छोटा है ना, उस स्टेज में आप बच्चे की वोकेबलरी कैसे बहुत अच्छी कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, तो भाई उनसे बात कीजिए बहुत ज़्यादा और उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ने को कहेंगे, तो उनकी जितनी ज़्यादा वो वोकेबलरी है वो डेवलप होगी, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो नए नए शब्दों को सीखेगा, नए शब्दों को सीखेगा, तो वो क्या होगा, वोकेबलरी में धीरे धीरे मास्टर करेगा। Chetan's first language was Bhojpuri. Since arriving in Tamil Nadu, he no longer speak Bhojpuri and only speak English with the native when the new second language replaced the native language. This is an example of. Recently मैंने कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग का किया है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी। यहाँ पे बोल रहा है कि चेतन नाम का जो व्यक्ति है वो भोजपुरी, उसकी जो वर्नैक्युलर मदर टंग है वो भोजपुरी है, लेकिन तमिलनाडु में आने के बाद वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है और भोजपुरी नहीं बोलता है। तो जो इंग्लिश जो कि सेकंड लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज को बिल्कुल रिप्लेस कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, क्योंकि इसमें आपकी जो वर्नैक्युलर या नेटिव लैंग्वेज है वो सबट्रैक्ट हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, और दूसरा जो टारगेट लैंग्वेज है वो उसको क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, देखिए भाषा में मीनिंग को आप जो जानते हैं उसे हम सीमेंटिक कहते हैं, ठीक है। सिंटेक्स होता है ग्रामर का स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एकदम जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, शब्द का सबसे छोटा इकाई, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई ज्ञान रखने वाले, ठीक। नेक्स्ट, विच स्किल आर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल आपको पता है क्या होता है। रिसेप्टिव में आप रिसीव करते हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और प्रोड्यूस जहाँ करते हैं वो प्रोडक्टिव होता है। तो रिसीव करने वाला कौन सा है, लिसनिंग, लिसनिंग करते हैं तो सिर्फ सुनते हैं, रिसीव कर रहे हैं, और रीडिंग कर रहे हैं तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको रीड कर रहे हैं, मतलब रिसीव कर रहे हैं, उसमें कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वहीं अगर स्पीकिंग और राइटिंग की बात की जाएगी तो आपके अपने शब्द उसमें आप लिखेंगे तो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके थॉट जो है, ठीक है। तो लिसनिंग एंड रीडिंग जो है आपका क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा। लिसन करते हैं, रिसीव कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं तो रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट, कैल्प स्टैंड फॉर डैश एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो कैल्प जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जो आप स्ट्रक्चर वे में, मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे पे जो आप सीखते हैं एकेडमिक लैंग्वेज को, उसमें आपकी प्रवीणता होती है, उसे हम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है, कैल्प का, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। सीधी सी बात है, लैंग्वेज को आप लर्न करते हैं नेचुरली, कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं है, कोई फॉर्मल मतलब प्रैक्टिस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है, स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं या कोई आके नहीं पढ़ा रहा है, अपने आप लर्न करते हैं नेचुरली, है ना, प्राकृतिक वे पे, तो वो एक्विजिशन होता है, ठीक है। वहीं अगर आप सिस्टमेटिक प्रैक्टिस वगैरह से सीखते हैं, फॉर्मल सेटिंग में सीखते हैं, तो वो लर्निंग हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सीमेंटिक, ठीक है। ये क्या है, मीनिंग को आप जब सीखते हैं तो क्या होता है, सीमेंटिक, ठीक। It is a type of writing in which the teacher provide the situation and help the class to prepare it. एक तरह का राइटिंग है, ठीक है, राइटिंग का तरीका है जहाँ पर टीचर क्या करती है, एक सिचुएशन देती है, एक टॉपिक देती है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, बच्चे उसको प्रिपेयर करके आते हैं, द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, और जब बच्चे उसे लिख रहे हैं, उस टॉपिक को लिख रहे हैं, टीचर उनको देखती है और कंटिन्यूसली फीडबैक देती है, जहाँ पे उनको ज़रूरत है हेल्प करती है, गाइड करती है, डायरेक्शन देती है, गाइड करती है, ठीक है, या एक्सपेंशन, उनके आइडिया को एक्सपेंड करती है, किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो उसको और अच्छे से इलेबोरेट करती है। तो क्या है ये, तो ये होता है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग के अंतर्गत ना टीचर जो है एक टॉपिक दे देती है बच्चों को, ग्रुप में बच्चे उसको लिखते हैं और टीचर उसको कंटिन्यूसली देखती है कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो उनको गाइड भी करती है, डायरेक्शन देती है फीडबैक के साथ में, तो ये गाइडेड राइटिंग हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट
किस लिए किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी या कमी है उसको फाइंड आउट कर सके और उसके हिसाब से रेमेडियल क्लास दे सके, है ना। तो ये है फाइंड आउट डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट विथ व्यू टू प्लानिंग रेमेडी। उन डेफिशिएंसी या कमी को जान सके टीचर और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, रेमेडियल एक्शन ले सके, मतलब कि निदानात्मक जो तरीका है पढ़ाने का वो अपना सके। नेक्स्ट, अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली। टीचर ने 5वीं क्लास के बच्चों को कहा टेक्स्ट को थॉरोली रीड करो, बहुत अच्छे से, थॉरोली मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना। देन शी आस्क्स देम टू आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आरटीसी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, है ना। इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट। देखिए, जब बच्चे किसी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर देना है तो ये स्कीमिंग होता है, क्योंकि स्कीमिंग में आप पूरा पूरा पढ़ते हैं, हर चीज़ को पढ़ते हैं ताकि आप जो पूछा जाए उसका आंसर दे सके। वही स्कैनिंग की बात है ना। तो जो मेन है, मेन आइडिया है, मेन पॉइंट है, उसी को सिर्फ पढ़ेंगे और बाकी को आप छोड़ते जाते हैं। ठीक, स्कैनिंग में आप सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, जो मेन जो आपका जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया, उसको जानेंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। लेकिन स्कीमिंग में आप थॉरोली पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। थॉरो मतलब पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, भले आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ें लेकिन थॉरोली। जैसे आप पैसेज को रीड करते हैं ना थॉरोली, ऐसा तो नहीं कि एक एक लाइन या एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर आंसर, नहीं, आप पैसेज को जल्दी पढ़ते हैं लेकिन थॉरोली पढ़ते हैं। तो पैसेज को आप पढ़ के आंसर का जवाब देते हैं तो वो स्कीमिंग हुआ ना आपका। ठीक है, नेक्स्ट, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल आर। तो 4 जो स्किल होता है पहले ही आपको पढ़ा है, LSRW। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, ये है आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 4th नंबर, D नंबर। ठीक, नेक्स्ट, द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक। टीचर ने देखा कि प्रवीण नाम का बच्चा है वो अपने आप पैराग्राफ को नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, जबकि उस टॉपिक के बारे में समझाया गया, ब्रेनस्टॉर्म किया गया है, फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। हाउ एवर शी वॉज एबल, बच्ची है ये, ठीक है, प्रवीणा, ठीक है, प्रवीणा होगी। तो शी वॉज एबल टू राइट इट अंडर अडल्ट और पेयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। लेकिन अगर उसको कोई गाइडेंस मिल रहा है किसी भी पेयर या अडल्ट, मतलब उससे जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है उसके द्वारा अगर गाइडेंस मिल रहा है तो वो उसे कर पा रहा है, तो ये स्कैप फोल्डिंग हो गया है। तो मैंने कई बार लेव वाइगोत्स्की जी का टॉपिक पढ़ाया है, स्कैप फोल्डिंग। मचान वही होता है जहाँ पे बच्चा उस लेवल तक कर पा रहा है और उसको गाइडेंस की, सर्टेन गाइडेंस की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर वो उस लेवल से ऊपर कर सके, तो वो गाइडेंस को हम मचान या स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, पार्ट जिसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, a teacher prepare a worksheet and remove every 7th word from the text. Then she asked the learner to read the text. After that they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is, टीचर क्या करती है, एक वर्कशीट बनाती है बच्चों के लिए एक टेक्स्ट बनाती है, एक वर्कशीट बनाती है जिसमें हर 7th वर्ड को वो रिमूव कर देती है और कहती है उस 7th वर्ड का जो टेक्स्ट है उसको भरना है बच्चों को। तो ये क्लोज टेस्ट होता है जो आप एग्जाम में भी, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखते हैं, क्लोज टेस्ट होता है। मतलब एक पैराग्राफ है, उसमें बीच बीच के वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिलअप के फॉर्म पे दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है फिलअप के फॉर्म पे, और उसको आप वहां पर वर्ड्स को भरते हैं, तो वो क्लोज टेस्ट होता है। ठीक है, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व। जब आप राइटिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, तो सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आउटलाइनिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, है ना, रिवाइजिंग वाला जो ड्राफ्ट है मतलब लिखते हैं। ठीक है, आउटलाइनिंग के बाद आप क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं, मतलब एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। ये रिवाइजिंग मतलब कि एक रफ जो आउटलाइन करते हैं उसको आप लिखते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ रीड करते हैं, मतलब कि रीड करते हैं एक बार, उसके बाद फाइनल राइटिंग करते हैं। ये आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व, मतलब राइटिंग का ये सही प्रोसेस होता है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, मतलब कई सारे आइडियाज़ एक टॉपिक के बारे में, जब कई सारे आइडियाज़ आप सोचते हैं, फिर उसका एक आउटलाइन देते हैं, खाका बनाते हैं, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्ट मतलब राइटिंग से रिलेट करता है, उसके बाद प्रूफ रीड करते हैं, उसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फाइनल आप राइटिंग करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, रिसोर्स यानी कि क्या होता है आपको पता है, रिसोर्स एक संसाधन होता है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब टीचर एक अपने क्लासरूम में बच्चों के कई लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रैटेजी के फॉर्म में, एक तरीके के फॉर्म में स्कूल में यूज़ करती है, वो एक क्या होता है, रिसोर्स का
उसका मीनिंग होता है रिसोर्स, ठीक है, संसाधन के तौर पे यूज कर रही है, ठीक है। यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर एज ए स्ट्रेटेजी इन स्कूल, एक एसेट ये स्ट्रेटेजी के फॉर्म पे यूज कर रही है ताकि जो मल्टीलिंगुअलिज्म जो क्लास है वो और इफेक्टिव बन सके क्लासरूम टीचिंग में, ठीक। नेक्स्ट, बॉटम अप प्रोसेस, बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है लिसनिंग का वो क्या है, तो डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट इन सेंटेंस। नीचे से ऊपर मतलब सबसे पहले साउंड को सुनेंगे, ठीक है, फिर साउंड से वर्ड, उसके बाद फ्रेज, क्लॉज, ग्रामर एलिमेंट जो होता है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा कि जब आप लिसनिंग में साउंड से वर्ड्स, वर्ड से फ्रेज, क्लॉज और ग्रामेटिकल सेंटेंस की ओर जाते हैं, उसको डिकोड करते हैं, वो आपका बॉटम अप लिसनिंग हो गया। नेक्स्ट, मैच द टाइप ऑफ राइटिंग इन देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरी, तो ये राइटिंग के टाइप है तो उसकी कैटेगरी को आपको सही मैच करना है। तो पर्सनल राइटिंग है, स्टडी राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, पब्लिक राइटिंग है। तो पर्सनल राइटिंग क्या होता है, जब आप डायरी लिखते हैं, या आपकी पर्सनल राइटिंग है, ठीक। तो ये ए का हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए हो गया आपका सेकेंड नंबर। स्टडी राइटिंग में आप सिनॉप्सिस वगैरह लिखते हैं, स्टडी राइटिंग मतलब स्टडी से रिलेट करते हुआ जो भी राइटिंग लिखते हैं, तो सिनॉप्सिस वगैरह उसमें आता है ना, सिनॉप्सिस देते हैं आप, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर, ठीक। क्रिएटिव राइटिंग क्या होगा, कुछ क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्रैवलॉग लिख रहे हैं, ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, पोएम, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैवलॉग दिया तो ये आपका क्रिएटिव राइटिंग हो गया, ठीक। तो सी नंबर क्या हो गया आपका, फोर्थ नंबर। पब्लिक राइटिंग यानी लेटर ऑफ कंप्लेन, जब आप कंप्लेन लेटर लिखते हैं तो ये पब्लिक राइटिंग हुआ एक तरह का, तो डी नंबर 1। अब आप देख लीजिए किसमें ये ऑप्शन है, ए सेकेंड है यहाँ पर, बी थर्ड, यस करेक्ट, सी फोर्थ एंड डी 1, तो आपका सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू, प्री रीडिंग क्यों कराया जाता है, तो भाई प्री रीडिंग मतलब कि रीडिंग करने से पहले आप जब बच्चों को समझाते हैं या मतलब उसके बारे में बताते हैं, तो क्या इसका पर्पस होता है, सीधी सी बात है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, उससे आप कनेक्ट करते हुए जब रीडिंग करवाते हैं, ताकि वो प्रीवियस नॉलेज से अभी प्रेजेंट नॉलेज में वो अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो कनेक्ट लर्नर प्रीवियस नॉलेज विथ व्हाट शी लर्न इन द रीडिंग टेक्स्ट, जो अभी वो पढ़ रहा है उससे पहले उसके बारे में उसको क्या जानकारी है, और जो जानकारी है उसके बाद की जो जानकारी उसे जो मिलेगी वो अच्छे तरीके से मिलेगी। इसको हम करने के लिए प्री रीडिंग करते हैं, उसका ये पर्पस होता है। तो कनेक्ट लर्नर प्रीवियस नॉलेज विथ व्हाट शी लर्न इन द रीडिंग टेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस ऑन, जो कंटिन्यूअस यानी सतत मूल्यांकन होता है ना, किस पे फोकस करता है, तो ये फॉर्मेटिव और समेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्यों, क्योंकि इसमें स्कॉलेस्टिक और कोई स्कॉलेस्टिक आ जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये सब आ जाता है, जो एकेडमिक नहीं होता है, एकेडमिक नहीं होता है, इसलिए इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मल है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव, मतलब टोटल फॉर्मेटिव और समेटिव जो असेसमेंट है उसको इन्वॉल्व करता है। तो थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, LAC स्टैंड फॉर, तो ये LAC क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब है भाषा जो है उसको आपकी जो करिकुलम हर सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए सिखाना, हर सब्जेक्ट में मिक्स करते हुए, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी जो कॉन्सेप्ट निकाले हैं वही है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। भाषा का ज्ञान हर सब्जेक्ट में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर आप फोकस करते हैं, वो होता है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट देख लेते हैं 39, कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड किसे कहते हैं, जिसकी मीनिंग होती है, तो मीनिंग किसकी होती है, लेक्सिकल वर्ड की होती है, ग्रामेटिकल तो ग्रामर होते हैं, ठीक है, ग्रामर वर्ड होते हैं, एम्प्टी वर्ड अलग होते हैं, फंक्टर जो होता है वो जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं वो होता है, ठीक है। तो लेक्सिकल वर्ड के मीनिंग होते हैं, और कंटेंट वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि जो मीनिंग वाले वर्ड होते हैं जिसकी मीनिंग होती है अपने आप में, तो ये लेक्सिकल वर्ड होता है, ठीक है। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एट द इनिशियल स्टेज में क्या है, ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जब आप लैंग्वेज लर्निंग कराते हैं बच्चों को इनिशियल स्टेज में, डैश में बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटी दैट क्रिएट चाइल्ड अवेयरनेस टू द वर्ल्ड। जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, स्कूल जाने स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेज में, तो जब आप उसको लैंग्वेज सिखाते हैं तो कौन सी जो लैंग्वेज है वो उसके चाइल्ड के मतलब जो एक्टिविटी को क्या करती है, बूस्ट करती है और
उसके जो अवेयरनेस है वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करती है, तो वो उसकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज होगी, उसकी मातृभाषा होगी। जब बच्चे स्कूल में जाता है ना, तो उसकी जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल पहले किया जाता है, उसके बाद सिंपल ग्रेडेड मैनर में टारगेट लैंग्वेज पे उसको स्विच किया जाता है, इनपुट दिया जाता है, ठीक है, ताकि उन्हें सीखने में कोई परेशानी ना हो और टारगेट लैंग्वेज भी उसे सिखा सकें। तो जो एनसीएफ जो है ना 2005, उन्होंने ये कहा था कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं, सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है और हिंदी भी नहीं, उसकी मातृभाषा, क्योंकि सिर्फ हिंदी हर किसी की मातृभाषा नहीं होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की मलयाली होगी, किसी की तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, ठीक है। तो वो जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है वो क्या होगा, मे बी वर्नैक्युलर लैंग्वेज मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटी दैट क्रिएट द चाइल्ड अवेयरनेस टू द वर्ल्ड इनिशियल स्टेज में। तो आपका वर्नैक्युलर लैंग्वेज आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ओके, तो इस तरह से 40 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हुआ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी लेक्सिकल, मॉर्फिम, फोनीम, सिंटैक्स, ये सब क्या होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हमने बहुत सारा देखा। अब बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहेगा कि सिंटैक्स क्या होता है, मॉर्फिम क्या होता है, फोनीम क्या होता है, सीमेंटिक किसे कहते हैं। तो ये इसकी एक मैं वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊँगी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाए और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो। तो वीडियो अगर रिसोर्सफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और सभी में पहुंच सके और सब इसका फ़ायदा उठा सके अच्छे से। और इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट को आप जाके ज़रूर देखिए। सीसीई यानी कि कंटिन्यूस और कॉन्टिन्यूस जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की जो क्लास है मैंने ली है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बताया है। तो आप जान सकते हैं कि डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, ये सब क्या होता है ना, उसके भी क्वेश्चंस उसमें मैंने करवाए हैं। तो जाके उसे देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।